नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत आप सभी मित्रों का मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के ऊपर। बड़ा अच्छा टॉपिक है और एग्जाम्स में इसमें से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। देखिए, मौद्रिक नीति की हम बात कर रहे हैं। क्या होती है मौद्रिक नीति और क्यों होती है मौद्रिक नीति? बेटा देखो, आपने दो स्थितियां सुनी हैं। एक तो होता है मुद्रा स्थिति। दो स्थितियां होती है अर्थव्यवस्था में। एक तो होती है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। एक होती है मुद्रा अवस्फीति। मुद्रास्फीति है, इसी को कहते हैं मुद्रा प्रसार। मुद्रा अवस्फीति है, इसी को कहते हैं मुद्रा संकुचन। यानी ध्यान रखना, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, उसको तो कहा जाता है मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार। और यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है तो इसको कहा जाता है मुद्रा अवस्फीति, इसी को कहा जाता है मुद्रा संकुचन। दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों ही स्थितियां एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आती है तो ये बेटा वो महंगाई को साथ में लाती है, ये महंगाई को जन्म देती है, महंगाई का कारण बनती है। और यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा अवस्फीति आती है, संकुचन आता है, तो ये बेटा अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का कारण बनता है, बेरोजगारी का कारण बनता है। तो दोनों ही स्थितियां बुरी है, मुद्रास्फीति भी बुरी है, मुद्रा अवस्फीति भी बुरी है। इसलिए इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहना चाहिए। इनके बीच में क्या रहना चाहिए? इनके बीच में बैलेंस रहना चाहिए। मार्केट में न तो ज़्यादा मुद्रा का प्रसार होना चाहिए और न बहुत ज़्यादा मुद्रा का संकुचन होना चाहिए। इनके बीच में संतुलन बना रहना चाहिए। और इनके बीच में संतुलन बनाए रखने का काम है वो RBI के द्वारा भी किया जाता है और सरकार के द्वारा भी किया जाता है। इनमें संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ उपाय वो तो कौन काम में लेगा? RBI। और RBI जो उपाय काम में लेता है उनको कहा जाता है मौद्रिक नीति। और कुछ उपाय हैं वो सरकार के द्वारा काम में लिए जाते हैं, और सरकार के द्वारा जो उपाय काम में लिए जाते हैं उनको कहा जाता है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। तो देखो बेटा, अपन बात मौद्रिक नीति की कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि मौद्रिक नीति किसकी होती है? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक की नीति होती है। रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो उपाय काम में लिए जाते हैं उनको बेटा जी क्या कहा जाता है? उनको मौद्रिक नीति कहा जाता है। और सरकार के द्वारा जो उपाय काम में लिए जाते हैं उनको राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति को सरकार की वित्तीय नीति भी कहते हैं। यहाँ बात करेंगे अपन मौद्रिक नीति की। तो देखिए, मौद्रिक नीति की अपन बात करें तो पहली बात तो मौद्रिक उपाय कह दो या इसी को कह दो मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक उपाय या मौद्रिक नीति किसकी होती है? सबसे पहली बात RBI की मौद्रिक नीति होती है। साख पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो उपाय काम में लिए जाते हैं उनको मौद्रिक नीति या मौद्रिक उपाय कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI की होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात बेटा वो ध्यान रखना, मौद्रिक नीति की समीक्षा। तो मौद्रिक नीति की समीक्षा है, मौद्रिक नीति की समीक्षा है वो 2 माह के अंतराल में की जाती है। मौद्रिक नीति की आप देखें समीक्षा, तो मौद्रिक नीति की समीक्षा है कितने माह में होती है?
2 माह में होती है। कब से हो रही है? 1 अप्रैल 2014 से हो रही है। किस समिति की सिफारिश पे हो रही है? उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे यह समीक्षा हो रही है। दोस्तों ध्यान रखना, मौद्रिक नीति है, इस मौद्रिक नीति को भी बेटा अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मात्रात्मक, संख्यात्मक, और मात्रात्मक को कई बार पेपर में परिमाणात्मक भी लिख देते हैं, परिमाणात्मक उपाय। और एक होते हैं गुणात्मक या चयनित, या इसी को चयनात्मक भी लिख सकते हैं। तो देखिए मौद्रिक नीति को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक तो इसके मात्रात्मक उपाय होते हैं, दूसरे इसके गुणात्मक उपाय होते हैं। मोस्टली कई बार तो बेटा यहीं से प्रश्न पूछ लेता है, कई बार यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट इसमें और जोड़ लो। देखिए कई बार तो क्या करते हैं बेटा जी, इस चार्ट में से प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपाय है, कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है, कौन सा गुणात्मक उपाय है, कौन सा गुणात्मक उपाय नहीं है। कई बार तो ऐसा प्रश्न ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा शाख नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय है, कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है, कौन सा गुणात्मक उपाय है या कौन सा गुणात्मक उपाय नहीं है। तो पहले तो बेटा ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मात्रात्मक उपाय में 6 उपाय आते हैं। एक तो आता है CRR, नकद कोषानुपात, जिसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। एक आता तरल वैधानिक कोषानुपात, जिसको कहते हैं SLR। एक आता है इसमें बैंक दर, जिसको कहते हैं BR। एक आता है इसमें रेपो रेट, जिसको कहते हैं RR। एक आता है इसमें खुले बाजार की क्रियाएं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक आता है इसमें रिवर्स रेपो रेट, जिसको कहते हैं RRR। तो बेटा ये 6 हैं। ये तो कौन सी उपाय है? 6 तो मात्रात्मक उपाय है। और 4 गुणात्मक उपाय होते हैं। गुणात्मक में एक तो मार्जिन परिवर्तन आता है, एक शाख की राशनिंग आती है, एक नैतिक दबाव आता है, और एक प्रत्यक्ष कार्यवाही आती है। अब ये होते क्या हैं, पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए। मात्रात्मक उपायों में कितने आते हैं? 6। CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO। ये 6 तो कौन सी उपाय है? मात्रात्मक हैं। और गुणात्मक में कितने? 4। मार्जिन परिवर्तन, शाख की राशनिंग, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब इनको अपन सब कुछ चीज़ों को डिटेल से देखेंगे। सबको डिटेल से देखने से पहले देखिए, पहले CRR, SLR, BR ये क्या होते हैं। सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं CRR की। CRR कैश रिजर्व रेशो क्या होता है बेटा? ये ध्यान रखें, जो बैंक होते हैं ना, बैंक, इन बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग है, ये कोष के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कोष के रूप में RBI के पास रखना होता है। और RBI के पास जो भाग रखा जाता है उसको बेटा CRR कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। और CRR की दर है वो बेटा जी 3 से लेकर के 15% तक हो सकती है। कम से कम दर हो सकती है CRR की, वो 3% हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा है वो 15% हो सकती है। तो देखिएगा, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग नकद कोष के रूप में RBI के पास रखना होता है। और RBI के पास जो भाग रखा जाता है उसको CRR कहते हैं। CRR है वो 3 से लेकर के 15% तक हो सकता है। कम से कम 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 15%। और इन सब की दरें हैं वो RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा आप देखें SLR। SLR क्या है बेटा?
जो बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, इन बैंकों को अपने जमाओं का एक निश्चित भाग है वो स्वयं के पास रखना पड़ता है। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग है कोष के रूप में स्वयं अपने पास रखना होता है, और अपने पास जो भाग रखा जाता है उसको कहते हैं SLR, SLR, SLR। और SLR है, इसकी दर 0 से लेके 40% तक हो सकती है। SLR की दर कम से कम कितने हो सकती है? 0, और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 40% हो सकती है। तो CRR की दर आप देखें तो CRR की दर 3 से 15% हो सकती है। SLR की दर आप देखें तो SLR की दर है वो बेटा 0 से लेके 40% तक हो सकती है। तो देखिए CRR और SLR तो आप समझ चुके हैं। व्यापारिक बैंकों की जमाओं का वो भाग जो कोष के रूप में RBI के पास रखा जाए वो तो क्या है? CRR है। और व्यापारिक बैंकों की जमाओं का वो भाग जो कोष के रूप में अपने पास रखा जाता है, और अपने पास जो भाग रखा जाता है उसको SLR कहते हैं। CRR 3 से लेके 15% तक हो सकता है, SLR 0 से लेके 40% तक हो सकता है। फिर अपन बात करें कि BR क्या होता, RR क्या होता, RRR क्या होता है, ये भी देख लीजिएगा। बेटा ध्यान दें, RBI है ये व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता भी है और व्यापारिक बैंकों को ऋण देता भी है। RBI व्यापारिक बैंकों से ऋण लेता भी है और व्यापारिक बैंकों को ऋण देता भी है। लेता केवल अल्पकालीन है और देता अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों है। ध्यान रखना, RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण भी देता है, दीर्घकालीन ऋण भी देता है, पर लेता केवल कौन सा? लेता केवल अल्पकालीन है। तो देखिएगा, पहले बैंक दर क्या होती है? BR। तीसरी चीज है BR। BR है, इसकी का नाम है बट्टे की दर। बट्टे की दर, BR को बट्टे की दर भी कहा जाता है, डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। वो दर जिसपे RBI व्यापारिक बैंकों के बिलों पे बट्टा करता है उसको बैंक दर कहते हैं। तो BR बट्टे की दर है। होती क्या है? वो दर जिस पर RBI देता है बैंकों को, जिस पर RBI बैंकों को देता है कौन सा ऋण? लॉन्ग टर्म लोन। वो दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है उसको बेटा जी क्या कहा जाता है? उसको बैंक दर कहा जाता है। तो वो दर जिसमें RBI दे रहा है किसको? बैंकों को। कौन सा ऋण? LT। LT का मतलब है लॉन्ग टर्म लोन। उसको क्या कहा जाता है? उसको बैंक दर कहा जाता है। और बैंक दर है, इसी का दूसरा नाम है वो है बट्टे की दर। चौथा है वो है रेपो रेट, RR। RR क्या है बेटा जी? बैंक RBI ना, RBI जिस दर पर बैंकों को, RBI जिस दर पर बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन दे, कौन सा टर्म? शॉर्ट टर्म। वो दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसको कहा जाता है बेटा RR, रेपो रेट। रेपो रेट। तो ध्यान रखना, वो दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवा रहा है वो तो बैंक रेट है, और वो दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि साहब अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण का मतलब क्या है? तो ऐसा ऋण जो 90 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, ऐसा ऋण जो 90 दिन तक की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है उसको तो कहते हैं बेटा अल्पकालीन ऋण। और ऐसा ऋण जो 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए दिया जाता है उसको
दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। पांचवा है इसमें ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। ट्रिपल आर क्या होती है? वो दर जिस पे आरबीआई ले रहा है, एरो मार्क देखिए, वो दर जिस पर आरबीआई लेता है किससे? बैंकों से। कौन सा? शॉर्ट टर्म लोन। वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है उसको कहा जाता, वो कहा जाता ट्रिपल आर। तो कुछ नहीं है, सीआरआर आप समझ गए, एसएलआर आप समझ गए, बीआर आप समझ गए, आरआर आप समझ गए, ट्रिपल आर आप समझ गए। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, वो दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं उसको कहते हैं बीआर, उसको कहते हैं बैंक रेट। वो दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं उसको कहा जाता है, वो कहा जाता है रेपो रेट। वो दर जिस पर आरबीआई लेता है व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण उसको कहते हैं ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। फिर हमने कहा कि व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कोष के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है और आरबीआई के पास जो भाग रखा जाता है उसको कहा जाता है सीआरआर। और व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कोष के रूप में अपने पास रखते हैं और कोष के रूप में अपने पास जो भाग रखा जाता है उसको कहा जाता, वो कहा जाता है एसएलआर। तो देखिए 5 चीजें तो अपन देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। बेटा ओएमओ क्या होता है इसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। क्या होता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है और ये साख नियंत्रण में कैसे काम करता है देखिएगा। पहली बात तो बेटा ओएमओ है क्या? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन हिंदी में कहेंगे खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है? बेटा आरबीआई है ना, आरबीआई ये बाजार में प्रतिभूतियां खरीदता भी और बेचता भी है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, प्रतिभूतियां आरबीआई है, ये बाजार में प्रतिभूतियां बेचता भी है। आरबीआई है, आरबीआई ये बाजार में प्रतिभूतियां बेचता भी है। आरबीआई जो प्रतिभूतियां हैं, प्रतिभूतियां, इन प्रतिभूतियों का विक्रय भी करता है और प्रतिभूतियों का क्रय भी करता है। और प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसको कहा जाता है खुले बाजार की क्रियाएं, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो पहले बात तो बेटा ओएमओ का अर्थ क्या है? ओएमओ का अर्थ है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अब दिमाग में आ रहा होगा साहब ये प्रतिभूतियां क्या होती है? प्रतिभूति का मतलब होता है बेटा विश्वास। जिसको हम विश्वास के आधार पर स्वीकार करते हैं उसको प्रतिभूति कहा जाता है। जैसे शेयर है, बॉन्ड हैं, डिबेंचर्स हैं, किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, स्वर्ण बॉन्ड पत्र है। तो ये क्या? ये प्रतिभूतियां हैं जिनको हम किसके आधार पर स्वीकार कर रहे हैं? विश्वास के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं। उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको उनको कहा जाता है प्रतिभूतियां। तो आरबीआई बाजार में जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है इसको तो कहा जाता है ओएमओ। अब प्रश्न हमारे से ये पूछ लिया जाता है कि यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार आया हुआ है, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार आया हुआ है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? तो मुद्रा का प्रसार आया हुआ है उसको कंट्रोल करना है तो आरबीआई को प्रतिभूतियां बेचनी चाहिए। तो मुद्रा प्रसार जब होता है, मार्केट में मुद्रा का प्रसार है, मुद्रा का क्या है? प्रसार। इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को प्रतिभूतियों का क्या करना चाहिए? विक्रय करना चाहिए। क्यों? देखिए मार्केट में मुद्रा का प्रसार हुआ है,
और मुद्रा का प्रसार बना हुआ है तो ये महंगाई को जन्म देगा। इसको कंट्रोल करना तो आरबीआई क्या करता है, अट्रैक्टिव स्कीम पर प्रतिभूतियां लॉन्च कर देता है। अट्रैक्टिव स्कीम पर प्रतिभूतियां लॉन्च कर देता है ताकि जिन लोगों के पास में लिक्विड मनी है वो अपनी मनी से प्रतिभूति खरीद ले, और जैसे वो प्रतिभूति खरीदता है तो मार्केट में जो मुद्रा की सप्लाई ज़्यादा थी वो अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। और यदि मान लीजिए कि मुद्रा संकुचन है, मुद्रा संकुचन है, मुद्रा संकुचन का मतलब अगर मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कम है तो इस मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए आरबीआई प्रतिभूतियों का क्या करेगा, आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, लोगों से प्रतिभूतियां लेगा और उनको लिक्विड मनी देगा ताकि मार्केट में जो मुद्रा की कमी है उसका प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। तो बेटा ओएमओ आप समझ चुके हैं, ओएमओ क्या होता है, खुले बाजार की क्रियाएं, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई के द्वारा जो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है वो ओएमओ है। अगर मार्केट में मुद्रा का प्रसार है तो प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। मार्केट में अगर मुद्रा का संकुचन है तो फिर प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। फिर आप देखिएगा अगला उपाय आप देखें तो अगले उपाय में अपने 4 उपाय देखे हैं, मार्जिन परिवर्तन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले बात करें अपन मार्जिन परिवर्तन की। मार्जिन क्या होता है बेटा? अपन बैंकों से ऋण लेते हैं, अपन बैंकों से ऋण लेते हैं तो बैंक अपन लोगों को ऋण ऐसे ही दे देता है या कोई चीज़ गिरवी रखवाता है? अपन बैंकों से ऋण लेते हैं तो बैंक उसके बदले हमारे से कोई चीज़ प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखवाता है, और जो चीज़ हमने प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी है बैंक कभी भी उसके मूल्य के बराबर हमारे को कर्जा नहीं देता है। बैंक कभी भी उसके मूल्य के बराबर हमारे को कर्जा नहीं देता है बल्कि उससे कम कर्जा देता है। तो हमने जिस मूल्य की वस्तु गिरवी रखी और बैंक ने उसके बदले हमारे को जिस मूल्य की वस्तु है, जिस मूल्य की वस्तु हमने गिरवी रखी थी और बैंक ने उस वस्तु के बदले हमारे को जितना मूल्य की ऋण राशि दी है, इन दोनों का अंतर है वो क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए मूल्य की कोई चीज़ गिरवी रखी है तो बैंक कभी भी हमारे को 1 लाख रुपए का कर्जा नहीं देगा। बैंक ने मान लीजिए उसके बदले हमारे को 70,000 रुपये का कर्जा दिया है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया? जो हमने चीज़ गिरवी रखी उसका वैल्यू 1 लाख है और बैंक ने उसके बदले जो कर्जा दिया उसका वैल्यू है वो 30,000 है, सॉरी 70,000 है। इन दोनों का अंतर कितना? इन दोनों का अंतर 30,000 है और इसी 30,000 को क्या कहा जाएगा बेटो? मार्जिन कहा जाएगा। दूसरा है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। बेटा 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीय क्षेत्र होता है, एक तृतीय क्षेत्र होता है। खेती बाड़ी है ये प्राथमिक क्षेत्र में आती है, उद्योग धंधे वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और नौकरी चाकरी है वो तृतीय क्षेत्र में आती है, सेवा क्षेत्र में आती है। अब बेटा बैंक है ना, बैंक ये ऋण देने में भेदभाव करते हैं। बैंक क्योंकि बैंक लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं तो बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऋण है वो उद्योगों को देना चाहते हैं। बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा ऋण है वो सर्विस सेक्टर को देना चाहते हैं। किसानों और लघु उद्यमियों से बैंक अपने आप को क्या करते हैं? बचाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसानों को ऋण दिया है तो एक तो ब्याज कम मिलता है और दूसरी बात जोखिम ज़्यादा होती है, और सर्विस सेक्टर को, इंडस्ट्री को अगर लोन दिया है तो ब्याज ज़्यादा मिलता है और जोखिम कम होती है। तो बेटा बैंक ऋण देने में भेदभाव करते हैं तो आरबीआई को इनके बीच में आना पड़ता है। और आरबीआई क्या करता है? समय समय पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि और क्षेत्र का निर्धारण करता है। आरबीआई समय समय पर व्यापारिक बैंकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि की सीमा और क्षेत्र का निर्धारण करता है कि इतना % लोन आपको इस सेक्टर को देना है, इतना आपको इसको देना, इतना आपको इसको देना है। इसी को क्या कहा जाता है? इसको साख की राशनिंग कहा जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बैंकों के ऋण देने का रवैया है वो बेटा भेदभावपूर्ण है।
इसलिए आरबीआई बीच में आता है और आरबीआई विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऋण राशि की सीमा का निर्धारण करता है, बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करता है कि आपको इस सेक्टर को इतना लोन देना है। इसको कहा जाता है साख की राशनिंग। तीसरा है नैतिक दबाव। क्या होता है नैतिक दबाव? बेटा सुनिएगा, बेटा चाहे मुद्रास्फीति आ गई या मुद्रा अवस्फीति आ गई, दोनों स्थितियां बुरी है, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति आएगी तो महंगाई को लेकर के आएगी, मुद्रा अवस्फीति आएगी तो बेरोजगारी को लेकर के आएगी। इसलिए इन दोनों पे कंट्रोल रहना जरूरी है और इन पर कंट्रोल बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीआई की होती है। पर आरबीआई ये काम बैंकों के सहयोग से करता है। तो साख पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आरबीआई बैंकों से जो आग्रह करता है, बैंकों से जो रिक्वेस्ट करता है, बैंकों को जो निर्देश देता है, बैंकों के लिए जो गाइडलाइन जारी करता है, उसको तो कहा जाता है नैतिक दबाव। और यदि कोई बैंक आरबीआई के निर्देशों की पालना ना करे तो फिर आरबीआई उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। आरबीआई उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है और जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही में क्या करेगा? ऐसे बैंक के विरुद्ध आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ऐसा बैंक है उसको ऋण देने से मना कर सकता है। आरबीआई ऐसे बैंक के ऊपर आर्थिक दंड लगा सकता है। आरबीआई ऐसे बैंक की मान्यता को रद्द कर सकता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो बेटा ये आपकी मौद्रिक नीति की बात हुई कि मौद्रिक नीति किसकी होती है? आरबीआई की होती है। मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने महीने में होती है? 2 महीने में होती है। कब से हो रही है? 1 अप्रैल 2014 से हो रही है। किस समिति की रिपोर्ट पे हो रही है? उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट पे ऐसा हो रहा है। फिर अपन ने देखा है कि मौद्रिक नीति है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मात्रात्मक या संख्यात्मक उपाय होता है और दूसरा गुणात्मक या चयनित उपाय होता है। मात्रात्मक उपाय पूछे तो मात्रात्मक उपाय में कितने हैं? 6 उपाय हैं। CRR, SLR, BR, RR, RRR, OMO। गुणात्मक में कितने? 4 है। मार्जिन परिवर्तन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई। बेटा CRR क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कोष के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है और आरबीआई के पास जो भाग रखा जाता है उसको CRR कहते हैं। दूसरा है SLR। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग अपने पास रखना होता है और अपने पास जो भाग रखा जाता है उसको कहते हैं SLR। फिर है BR। वो दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसको BR कहा जाता है, उसको बैंक रेट कहा जाता है और बैंक रेट का ही दूसरा नाम है बट्टे की रेट। तीसरा है RR। वो दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसको बेटा रेपो रेट कहा जाता है। ध्यान रखना, अल्पकालीन और दीर्घकालीन का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। 90 दिन तक के लिए जो ऋण दिया जाता है वो अल्पकालीन है और 90 दिन से अधिक के लिए जो ऋण दिया जाता है वो दीर्घकालीन है। फिर हैं रिवर्स रेपो रेट, RRR। वो दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। वो दर जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा किया जाने वाला प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सम्मिलित किया जाता है। अगर मुद्रा प्रसार है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, प्रतिभूतियां बेचता है। और अगर मुद्रा का संकुचन है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय करता है, प्रतिभूतियों को खरीदता है। फिर मार्जिन परिवर्तन, ये आपने गुणात्मक में 4 देखे हैं। मार्जिन परिवर्तन, तो बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रतिभूति के रूप में हमने जो वस्तु रखी उसका मूल्य,
और उसके बदले बैंक ने हमारे को जो कर्जा दिया उसका मूल्य, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? मार्जिन। फिर है साख की राशनिंग। आरबीआई बेटा समय समय पर बैंकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि की सीमा और क्षेत्र का निर्धारण करता है, उसको साख की राशनिंग कहा जाता है। तीसरा, नैतिक दबाव। साख पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आरबीआई बैंकों से जो आग्रह करता है, बैंकों को जो निर्देश देता है, बैंकों के लिए जो गाइडलाइन जारी करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नैतिक दबाव। चौथा है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या है? यदि कोई बैंक आरबीआई के निर्देशों की पालना नहीं करता है तो दोस्तों आरबीआई है ऐसे बैंक के विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है, जैसे उसको ऋण देने से मना कर सकता है, उस पर आर्थिक दंड लगा सकता है या उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है, इसको कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही कहा जाता है। फिर देखिए, ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है? ये कई बार पूछ लेता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, साख को नियंत्रित करने के लिए या निवेश को कम करने के लिए आरबीआई को क्या कदम उठाने चाहिए। तो अगर ये कोई सी भी नाम दे रखा हो, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण लिखा हो, मुद्रा प्रसार पे रोक लिखा हो, साख नियंत्रण लिखा हुआ हो या निवेश को कम करना लिखा हो कि इस दौरान आरबीआई को क्या करना चाहिए, तो इस दौरान आरबीआई को सीआरआर को बढ़ा देना चाहिए, एसएलआर को बढ़ा देना चाहिए, बीआर को बढ़ा देना चाहिए, आरआर को बढ़ा देना चाहिए। और जब इन चारों को बढ़ाते हैं तो उस दौरान प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको लिखा मुद्रा अपस्फीति पर नियंत्रण लगाना है, मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण लगाना है, आर्थिक मंदी पर रोक लगानी है या निवेश को बढ़ाना है, तो इस दौरान आरबीआई को क्या करना चाहिए? तो इस दौरान आरबीआई को सीआरआर कम कर देना चाहिए, एसएलआर कम कर देना चाहिए, बीआर कम कर देना चाहिए, आरआर कम कर देना चाहिए। और दोस्तों, जब इनको कम किया जाता है तो इस दौरान प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है? क्रय किया जाता है। तो ध्यान रखना, मुद्रा प्रसार है तो प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाए, मुद्रा संकुचन है तो प्रतिभूतियों का क्रय किया जाए। और यहीं पे हमारी मौद्रिक नीति है, इसकी बड़ी डिटेल से बातें हमने इस क्लास में की है। अगली क्लास में अपन बेटा और राजकोषीय नीति की बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, किसके द्वारा जारी की जाती है, इसकी चर्चा हमारी अगली क्लास में होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।